हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। IGI पेस कॉलेज के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और LNIP की अगर बात करें तो 14 को आपका एग्ज़ाम है। अभी थोड़े ही दिन बच रहे हैं, एडमिट कार्ड भी आपके आ गए हैं। आप सभी लोगों को सेंटर्स अपने पता चल गए होंगे, है ना। और आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका इस बार जाने वाला है। प्रिपरेशन आपकी काफ़ी अच्छी होगी LNIP के एंट्रेंस की। आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो IGI पेस कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे। IGI पेस कॉलेज जो कि एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, उससे अगला स्टेप क्या है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ये सारे स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। इन स्टेप्स को मैं समझाऊंगा। आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के एडमिशन होने तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं IGI पेस कॉलेज में, चाहे वो BSc इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स हो, चाहे वो BP एड हो, चाहे वो MP एड हो, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है जो भी IGI पेस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में। ठीक है, तो इससे पहले कि इन सभी स्टेप्स को मैं आपको वन बाय वन समझाऊं, मैं आपको बता दूं कि IGI पेस में चाहे वो BP एड कोर्स हो, चाहे BSc कोर्स हो, चाहे MP एड कोर्स हो, इन तीनों कोर्सेज के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है। आपका पहले एक रिटन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको मार्क्स मिलेंगे। कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला है, ना ही कोई स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होगा। ठीक है, फिजिकल होता था जो कि पिछले साल नहीं हुआ, इस साल भी नहीं होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें, एक है रिटन टेस्ट और दूसरा होगा आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इन दोनों के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी। जिन स्टूडेंट्स का उस फाइनल मेरिट में नाम आएगा उनका सिलेक्शन होगा और उनका एडमिशन होगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन ये सिंपल सुनने में लग रहा है, इतना सिंपल है नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे हमें क्या करना है। लास्ट ईयर जैसा कि मैंने देखा, उससे लास्ट ईयर देखा, तो स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि हमें करना क्या है। तो अगर ये वीडियो आप देखेंगे, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, हो सकता है थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाए, लेकिन स्टेप्स मैं एक एक आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको IGI पेस के एडमिशन प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझना है तो एक चीज़ और मैं और बता दूं, आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो BSc के लिए 50% उसका वेटेज होगा फाइनल मेरिट के अंदर, और BP एड और MP एड के लिए उसका वेटेज होगा 60%। और जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं उनका जो वेटेज होगा वो BSc के लिए 50% होगा और BP एड और MP एड के लिए 40% होगा। ठीक है, तो BSc का 50-50 है, 50 रिटन 50 स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स, और BP एड के लिए 60 रिटन 40 स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स। इसी तरह से MP एड के लिए भी 60 रिटन और 40 स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स। इस तरीके से होगा आपका। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपके फाइनल एडमिशन होने तक का ये पूरा प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो कुछ बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत मुझे है नहीं कि रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से कराना है। BSc वाले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और BP एड और MP एड वाले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। कैसे कराना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपका जो ये वाला प्रोसेस है, ये आप समझिए कंप्लीट हो गया या हो जाएगा। 31 अगस्त तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है, इतना आपको पता होगा। ठीक है, इस स्टेप को हम मान करके चलते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। अब इस स्टेप में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ स्टूडेंट्स को आ रही है, वो ये आ रही है मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के, कि मेडिकल सर्टिफिकेट जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो कौन सा अटैच करना है। तो देखिए, जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें लिखा हुआ है कि DU DPES वाली वेबसाइट पर जाकर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा मिलेगा, वो आपको अटैच करना है। लेकिन जब आप DU DPES वाली वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है। तो मैंने क्या किया है, जो लास्ट ईयर का 2020-21 सेशन का प्रोफार्मा था वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है, उसे ही आप अटैच कर सकते हैं। कोई देखिए इतना बड़ा इशू मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के नहीं होता है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट से देखते हैं कि बंदे ने अटैच किया है या नहीं किया। किया है तो ठीक है, नहीं किया तो करना चाहिए इसे। ठीक है, बहुत बड़ा इशू नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट। पिछले सेशन का अगर 20-21 लिखा है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं हो जाएगा कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड करके प्रिंट कराइए और कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोशिश करिए कि बनवा लीजिए उसे। नहीं बनता तो प्राइवेट से भी बनवा सकते हैं, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा इशू मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, लेकिन लगाना जरूर है आपको, उसे स्किप मत करिएगा, तब तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो लगाइएगा मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट स्टेप है, क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा। किसके लिए एडमिट कार्ड आएगा, आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसके लिए एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा रिटन एंट्रेंस टेस्ट। आपका रिटन टेस्ट होगा जिसके लिए आपका ये एडमिट कार्ड आया है। रिटन टेस्ट कब होगा, 26 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर के बीच होगा, यानी कि सितंबर के लास्ट वीक
में आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और 1 अक्टूबर तक वो चलेगा। किसी भी दिन किसी का भी हो सकता है, एक दिन बीएससी का हो सकता है, किसी दिन बीपीएड का हो सकता है, किसी दिन एमपीएड का हो सकता है। अभी डेट्स फाइनल नहीं है, बस ये इनके बीच होगा। कौन से वाले दिन किसका होगा ये नहीं पता है अभी, ठीक है। वो पता चल जाएगा आपको, एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा, उससे थोड़ा पहले भी पता चल सकता है, ठीक है। और तो आपका रिटन टेस्ट होगा। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया, थर्ड स्टेप क्या है, रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट में कुछ चीज़ें हमारे लिए समझने की हैं। रिटन टेस्ट चाहे वो बीएससी हो, चाहे बीपीएड हो, चाहे एमपीएड हो, सभी का 400 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरह से 400 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.25% है या 1/4 बोल सकते हैं आप, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन गलत होगा, एक सही क्वेश्चन के आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आप समझ जाएंगे इजीली 0.25% का क्या मतलब। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ये जो आपका रिटन टेस्ट होगा इसका जो वेटेज है वो 60% है बीपीएड और एमपीएड के स्टूडेंट्स के लिए, और 50% है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जो फाइनल मेरिट तैयार होगी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि फाइनल मेरिट में जो इनके मार्क्स काउंट होंगे रिटन टेस्ट के, वो 50% बीएससी वालों के होंगे और 60% होंगे बीपीएड और एमपीएड वालों के, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। अब आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद कुछ दिनों बाद आपकी आंसर की आएगी रिटन टेस्ट की। क्या आएगी, रिटन टेस्ट की आपकी आंसर की आएगी, और आंसर की में आपको मौका दिया जाएगा क्वेश्चन को चैलेंज करने का, कि अगर आप किसी एक क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कई बार, यूनिवर्सिटी जो पेपर बनाती है उसमें ऑप्शन नंबर डी सही होना था, यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन नंबर बी सही बता दिया, तो आप चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, मैंने ऑप्शन बी सही करा है और यही सही है। तो चैलेंज किस तरीके से करना है वो उस समय मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से चैलेंज करना है। वैसे आप मेरी पिछले साल वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनमें मैंने स्टेप्स आपको बताए थे कि कैसे आपको चैलेंज क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो ये तो आगे का प्रोसेस होगा कि अगर क्वेश्चन गलत होता है, इन दैट केस नहीं होता क्वेश्चन गलत, तो कोई बात नहीं, आप चैलेंज मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, चैलेंज करने का आपको एक डेट दी जाएगी कि इस डेट तक आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर मतलब यूनिवर्सिटी की आंसर की गलत होगी और आपकी सही होगी तो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा रिजल्ट ऑफ रिटन एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। अभी ये सब एंट्रेंस की बात चल रही है यहाँ से यहाँ तक, मतलब आप ये मान करके चलिए कि यहाँ से और यहाँ तक एंट्रेंस की ही बात चल रही है। ये पूरा जो है स्टेप नंबर 3 से लेकर के स्टेप नंबर 6 तक एंट्रेंस की ही बात चल रही है। 3, 4, 5, 6 ये 4 स्टेप्स हैं। तो मैंने क्या क्या बताया, स्टेप नंबर 3 आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इसकी आंसर की आएगी, आंसर की में आपको मौका दिया जाएगा चैलेंज करने का क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ दिनों बाद रिजल्ट आ जाएगा एंट्रेंस टेस्ट का। रिजल्ट में किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं वो चीज़ लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया रिटन का रिजल्ट। अब रिजल्ट के बाद दोस्तों क्या होगा, रिजल्ट के बाद होगा लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स इन रिटन। उस रिजल्ट के बाद एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नाम होगा जिन्होंने रिटन टेस्ट को क्वालिफाई किया है। ये जो रिटन टेस्ट है जिन्होंने क्वालिफाई किया है उसे, उनकी क्या आएगी, उनकी एक लिस्ट आएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्वालिफाई करने का क्या मतलब है, क्या कोई क्वालिफाइंग मार्क्स है? तो इसका जवाब है दोस्तों, डीयू के एंट्रेंस में, मतलब IJIPS कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ऐसे नहीं है कि मतलब आपका 400 मार्क्स का पेपर है तो इतने आ जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं। उसके एक रूल है, रूल ये है कि टोटल जितनी सीट्स हैं उसका 5 टाइम्स स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई माने जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, आपको पता है BSc इन फिजिकल एजुकेशन में 135 सीट्स हैं, BPED में कितनी सीट्स हैं, 63 सीट्स हैं, MPED में कितनी सीट्स हैं, 49 सीट्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपके कोर्स के अंदर टोटल जितनी सीट्स हैं उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि BSc में मैंने बताया 135 सीट्स हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 675 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 615 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई माने जाएंगे। उनकी रैंक के अकॉर्डिंग BSc के सिर्फ 615 स्टूडेंट ही क्वालिफाई माने जाएंगे। इस तरह से BPED में कितनी सीट्स हैं, 63 सीट्स हैं, तो BPED में स्टार्टिंग के कितनी रैंक वाले स्टूडेंट क्वालिफाई माने जाएंगे, वो माने जाएंगे 315। और MPED में कितनी सीट्स हैं, 49 सीट्स हैं, तो उसका 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। तो MPED में 245 स्टूडेंट्स ही सिर्फ क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, जो मैंने बताया कि रिटन को क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। रिटन क्वालिफाई करने का मतलब है कि अब आप नेक्स्ट स्टेप में आपको कंसीडर किया जाएगा, मतलब अगले स्टेप जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाला है, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर आप यही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप नेक्स्ट स्टेप में आपको सर्टिफिकेट के मार्क्स ही अलाउट नहीं किए जाएंगे, ठीक है।
और आपकी जर्नी यहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपका एडमिशन अब होगा ही नहीं अगर आप रिटर्न को क्वालिफाई नहीं करते हैं। क्वालिफाई मैंने बता दिया है। अब मेरे से कमेंट में ये मत पूछिएगा कि कितने क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। मैंने बताया है कि मार्क्स नहीं है, रैंक के अकॉर्डिंग क्वालिफाई किया जाएगा। इसमें एक चीज़ दोस्तों और ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने रैंक बताई है इसमें भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि हर कैटेगरी की अलग अलग सीट्स होती हैं। आप अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी की 27% रिजर्वेशन है, एससी कैटेगरी का कितना रिजर्वेशन है 15% है, एसटी कैटेगरी का 7.5% रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है। तो जो रिजर्व सीट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स में कितनी सीट्स हैं 135 हैं, 135 का 5 टाइम्स कितना होगा 675 होगा। अब उन 675 में से भी स्टार्टिंग के 675 को नहीं लिया जाएगा बल्कि कैटेगरी वाइज लिया जाएगा। जैसे कि 10% ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रख दिया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिनके हैं उन्हें रख दिया। उसके बाद ओबीसी में जितने हाईएस्ट मार्क्स जिनके हैं उन्हें रख दिया, एससी में जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं उन्हें रख दिया, एसटी में जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं उन्हें रख दिया। ठीक है, और बाकी जो बची हुई जनरल की सीट्स हैं, जनरल में सिर्फ वो स्टूडेंट होंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी जिनके ओवरऑल सबसे ज़्यादा मार्क्स हों। ठीक है, क्योंकि जनरल तो अपने आप में कोई कैटेगरी ही नहीं है, जो कुछ नहीं है वो जनरल है ना। तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से आप क्वालिफाई माने जाएंगे रिटन टेस्ट में। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ और आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने क्वालिफाई कर लिया। अब क्वालिफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट राउंड आएगा, वो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर सिर्फ उन्हीं को मार्क्स दिए जाएंगे जिन्होंने क्वालिफाई किया हो, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया है। अब ये जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर दोस्तों आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो किस तरीके से दिए जाएंगे, आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि जो आपका ये फर्स्ट स्टेप था ये रजिस्ट्रेशन वाला, इस रजिस्ट्रेशन के समय आपने अपना जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अटैच किया है और उसके साथ उसका जो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट अटैच किया है उसको देखकर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब कितने कितने मार्क्स कौन से लेवल के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर मिलेंगे वो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ। बीपीएड के बारे में बता चुका हूँ, एमपीएड के बारे में बता चुका हूँ, और बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के बारे में अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, उस पर भी मैं बहुत ही जल्द एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। तो यहाँ पर ये जो 7th स्टेप है आपका डिस्प्ले ऑफ मार्क्स ऑन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, वो कौन से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर मार्क्स मिलेंगे, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के समय अपना अपलोड किया था सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या होगा, जिन स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें कोई आपत्ति होगी, उन्हें लग रहा होगा कि नहीं मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे पास इस लेवल का सर्टिफिकेट था और मुझे तो कम मार्क्स मिले हैं, तो उनको मौका दिया जाएगा चैलेंज करने का। ठीक है, लास्ट ईयर भी मौका दिया गया था स्टूडेंट्स को कि जो लोग अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं उन्हें एक ईमेल एड्रेस दिया गया था कि इस वाले ईमेल पर दोबारा से अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और अपना जो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट है वो हमें भेजें। ठीक है, तो चैलेंज करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। अब चैलेंज करने के मौके के बाद अब है लास्ट स्टेप, आपका लास्ट स्टेप है आपका डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। ये जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसके बाद ये आएगी, यानी कि अब आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर मार्क्स भी मिल गए हैं, आपको रिटन टेस्ट पर भी मार्क्स मिल गए हैं, इसके बाद आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी वो आएगी। ठीक है, इससे पहले के जो स्टेप आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लग रहे हैं इनमें थोड़ा चेंज हो सकता है। लास्ट ईयर क्योंकि सपोर्टिंग सर्टिफिकेट के बारे में पहले नहीं बताया था, तो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट के लिए 2 बार मौके दिए गए थे लास्ट ईयर। इस बार देखते हैं एक ही बार मौका दिया जाएगा। वैसे आप कोशिश करें कि ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें ही बिल्कुल सही सपोर्टिंग सर्टिफिकेट अपना लगाएं, क्योंकि विदाउट अटैचिंग सपोर्टिंग सर्टिफिकेट आप कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सपोर्टिंग सर्टिफिकेट लगाइए। सपोर्टिंग सर्टिफिकेट क्या होता है मैं पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ, चलिए मैं यहाँ भी एक बार बता ही देता हूँ सपोर्टिंग सर्टिफिकेट होता क्या है। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं आपने AIU का कोई खेला, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला आपने, तो आपके पास जोनल का सर्टिफिकेट होगा, तो वो जो जोनल का सर्टिफिकेट है वो आपका सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का काम कर सकता है। अब कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट ऑल इंडिया आप खेल सकते हैं, सिर्फ आपको अपनी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई करके जाना होता है, यूनिवर्सिटी से सीधा सिलेक्शन ऑल इंडिया के लिए होता है। वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इंटर कॉलेजिएट तो उनका हुआ ही होगा, उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर इंटर कॉलेजिएट भी नहीं हुआ तो वो इतना तो कर ही सकते हैं कि उनका जो आई कार्ड है, जब वो ऑल इंडिया खेलने गए होंगे, एक आई कार्ड मिलता है हर प्लेयर को, उस आई कार्ड को भी अटैच कर सकते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना आई कार्ड अटैच किया था और उनके सर्टिफिकेट कंसीडर किए गए थे, उन्हें मार्क्स भी मिले थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में मैं जानता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, आप अपना आई कार्ड लगा सकते हैं, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूव हो सके कि ये जो सर्टिफिकेट आपने अटैच किया है वो आपका ही है।
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बनवा लिया है। सर्टिफिकेट, सपोर्टिंग सर्टिफिकेट सिर्फ इसीलिए मांगा जाता है ताकि मतलब कोई फेक सर्टिफिकेट किसी ने ना दे दिया हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप ये चीज़ भी समझ गए हैं। तो हम यहाँ तक आ गए हैं स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर मार्क्स मिल गए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर मार्क्स मिलने के बाद फाइनली एक मेरिट आएगी आपकी, फर्स्ट मेरिट, डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सारे स्टूडेंट्स का नाम होगा। जैसे कि बीएससी में कितनी सीट्स हैं, 135 सीट्स हैं, तो टोटल 135 स्टूडेंट्स का नाम इस मेरिट लिस्ट में आएगा स्टार्टिंग के। इसी तरीके से बीपीएड में कितनी सीट्स हैं, 63 सीट्स हैं, तो टोटल 63 स्टूडेंट्स का नाम फर्स्ट मेरिट में आएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब हम स्टेप नंबर 10 पर आ गए हैं और स्टेप नंबर 10 में आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगी, वेबसाइट पर आ जाएगी। जो भी फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका नाम उस मेरिट लिस्ट में होगा। मतलब इस मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम है, अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उनका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि उन्हें एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा कि मतलब आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, इतनी फीस का पेमेंट आप इस डेट तक कर दें। ठीक है, और वो फिर फीस का पेमेंट करेंगे और फीस का पेमेंट करने के बाद उनकी सीट कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये स्टेप्स होने हैं आपके। फाइनली उनकी सीट कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। अब क्या होता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स का मान लेते हैं उन्होंने एंट्रेंस दिया, उनका नाम आया, बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते, या ऐसा पाया जाता है कि कुछ स्टूडेंट ने क्वालिफाई तो कर लिया, उनके अच्छे मार्क्स भी हैं, रैंक भी अच्छी है, लेकिन क्या वो एलिजिबल ही नहीं थे, तो यूनिवर्सिटी उन्हें एडमिशन नहीं दे रही है ना। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि सीटें खाली चली जाती हैं। तो फर्स्ट मेरिट के बाद दोबारा से क्या होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट में सीटें भर जाती हैं तो ठीक है, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में भी सीटें नहीं भरती तो फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, इसी तरीके से 3 मेरिट लिस्ट तो आमतौर से हर साल आती ही आती हैं, कभी कभी 4 तक भी आ जाती है मेरिट लिस्ट। और एक बात मैं और बता दूं, CW कैटेगरी जो है, CW कैटेगरी की जो लिस्ट है वो अलग से आती है ना, इनके साथ नहीं आती CW कैटेगरी की लिस्ट। यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, जनरल, OBC, SC, ST, EWS, ये 5 कैटेगरीज आती हैं। बाकी CW कैटेगरी इसमें नहीं आती है, उसकी अगर अलग से लिस्ट आती है, उसकी भी आती है, उसका भी सेम प्रोसेस है, लेकिन लिस्ट अलग से आती है CW कैटेगरी की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा आप सभी के कमेंट्स की। ठीक है दोस्तों, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि प्रोसेस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते, इसलिए मेरे लिए ज़रूरी था आपको एक एक स्टेप को बताना। और रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है तो रिजर्वेशन का सिस्टम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि रिजर्वेशन के सिस्टम पर एक अलग से वीडियो बना करके लाऊं कि कितनी सीट किसके लिए रिजर्व है, सीट अलॉटमेंट किस तरीके से होता है, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं उसे भी, तो उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये आपको स्टेप अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो कॉमेंट में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो।